नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, देश के आज सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में अलग अलग मुकदमों की सुनवाई हुई। आज हम उन्हीं मुकदमों की सुनवाई और मुकदमों से जुड़े फैसले की जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए, और याचिका प्रशांत भूषण ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एनजीओ की तरफ से दाखिल किया। और याचिका में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठाया। कहा इनकी नियुक्ति संविधान के खिलाफ है, मनमाने तरीके से नियुक्ति की गई है और भारत की चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता और स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई शुरू हुई तो प्रशांत भूषण ने कहा कोर्ट को कि आप इसमें देखिए मनमाने तरीके से इसमें हुआ है। कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि जो पैनल में चुनाव आयुक्त की जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें जो पैनल में शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं आईएएस ऑफिसर जो रिटायर्ड होते हैं, भारत के चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उसमें जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं उसमें एक को रखकर बाकी को हटा दिया जाता है। प्रशांत भूषण का कहना था इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने कहा कि अरुण गोयल सबसे कम उम्र के हैं, इसलिए हमने इनकी नियुक्ति की है। बताते चले कि सुनवाई हो ही रही थी कि जस्टिस केएम जोसेफ ने अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर दिया। कहा इस केस को हम नहीं सुनेंगे और फिर इसको अगली तारीख के लिए लिस्ट कर रहे। अब देखना यह है कि बतौर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति का मामला कौन बेंच सुनती है, क्योंकि बेंच चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही बनाएंगे। आपको बताएं कि कल 18 अप्रैल है और सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह के एक याचिका पर भी सुनवाई शुरू होने वाली है। सुनवाई से पहले आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो पर्सनल लॉ कानून बनाए या पर्सनल लॉ कानून पर कोई फैसला दे, किसी याचिका की सुनवाई करे। उस हलफनामे में केंद्र सरकार का जो तर्क है वो यह दिया गया कि विधायिका की जवाबदेही नागरिकों के प्रति है और इसे लोकप्रिय इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, खासकर जब पर्सनल लॉ की बात आती है, जहां सामाजिक सहमति विवाह की किसी विशेष परिभाषा का समर्थन करती है। विधानमंडल उस रूप को स्वीकृति देकर केवल लोगों की इच्छा का पालन करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। न्यायिक आदेश द्वारा इस अस्पष्ट लोकतांत्रिक इच्छा को नकारा नहीं जाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ केंद्र सरकार ने कहा कि इस याचिका की आप सुनवाई नहीं कीजिए। आपको बताते चले कि इसमें अलग अलग सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन, उन सब ने अपने तरफ से इस सुनवाई पे विरोध दर्ज कराया है। चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो या आरएसएस हो, दोनों इस मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं। दिल्ली सरकार ने भी हलफनामा दिया है कि इस मामले की सुनवाई आप नहीं कीजिए, इससे समाज के अंदर एक असंतुलन पैदा होगा। देखना है कि कल की सुनवाई में समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनता है, क्योंकि याचिका लगाने वाला भी भारत का नागरिक है। यह अलग बात है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है, सुप्रीम कोर्ट से गुहार की है कि हमें समलैंगिक विवाह करने की अनुमति दी जाए, वह भी भारत के नागरिक हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि वो विधायिका की बात माने या सुप्रीम कोर्ट उस नागरिक की बात माने जिसने याचिका लगाई है, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में ऐसा कानून हमारी विधायिका ने बनाया नहीं है और सोचा भी नहीं है। विधायिक जो सरकार का कहना है, ऐसा अगर कोई आप फैसला देते हैं तो आप शहरी लोगों के दबाव में आके फैसला देंगे। वहीं बताएं कि पीएम मोदी के डिग्री से संबंधित एक मामला चल रहा है जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद की एक अदालत में पहुंचती है और कहती है कि गुजरात विश्वविद्यालय को अरविंद केजरीवाल ने बदनाम किया है। आपको बताएं कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम नरेंद्र मोदी की ओरिजिनल डिग्री की मांग की थी। उसके बाद
गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं देती है, मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के बावजूद डिग्री नहीं देती है और अरविंद केजरीवाल पर ही 25,000 का जुर्माना लगा देती है। बात इतनी ही नहीं थमी, अहमदाबाद के आज अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयेश भाई चौवटिया ने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान प्रथम दृष्टि में मानहानि के योग्य हैं। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी को बदनाम किया है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो मजिस्ट्रेट से जानकारी साझा किया वो पेन ड्राइव में मजिस्ट्रेट को दिया गया और पेन ड्राइव में देखने के बाद मजिस्ट्रेट ने तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा बनता है। आपको बताते चले कि सीलबंद लिफाफा पहले दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। जज उस पेन ड्राइव को देख लेगा, मुकदमा आपके खिलाफ तय हो जाएगा। मतलब एक खुला दस्तावेज किसी के पास नहीं आएगा। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में विवाद है, उसी तरीके से न्यायालय के अंदर जो फैसले लिए जा रहे हैं वो सीलबंद लिफाफा पेन ड्राइव के जरिए लिए जा रहे हैं। हालांकि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आएगा। न्यायाधीश चौवटिया ने यह भी कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय के बारे में दिए गए बयानों की व्याख्या एक विवेकपूर्ण व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जिसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालय झूठी और फर्जी डिग्री प्रदान कर रहा है। यही बात तो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि ये डिग्री फर्जी है या नहीं। पता नहीं गुजरात विश्वविद्यालय इस डिग्री बताने से क्यों घबरा रहा है। अब वो कोर्ट को बता रहा है पेन ड्राइव के जरिए, लोगों को नहीं बता रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसी न्यायपालिका पर और ऐसे जजों पे सवाल उठेंगे। दरअसल केजरीवाल ने क्या कहा था ये भी आप समझ लीजिए। केजरीवाल ने कहा था डिग्री कुछ इधर उधर है, अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दे क्यों नहीं रहे हैं। गुजरात विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय आखिर डिग्री की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं। शायद इसलिए नहीं दे रहे हैं कि क्योंकि हो सकता है डिग्री शायद फर्जी हो या नकली हो। अगर प्रधानमंत्री दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़े हैं तो गुजरात विश्वविद्यालय को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बन गया है। वो उनकी डिग्री को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि हम जब खड़गपुर IIT इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि यहाँ का पढ़ा लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बना है। गुजरात यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खुलकर सेलिब्रेट कर पा रहा है। अब मामले की सुनवाई 23 मई को होगी, जिसमें केजरीवाल को सम्मन जारी होगा। और आपको पता है कि मानहानि में सज़ा होती है 2 साल की। 7 दिन के अंदर ही गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ मानहानि की सज़ा 7 दिन के अंदर तय हो जाती है। शायद केजरीवाल के लिए मुश्किल हो सकता है। वहीं आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि अक्सर यह देखा जा रहा है कि जो लड़कियां रेप का चार्ज लगाती हैं, आरोप लगाती हैं, उनको मुआवजा मिल जाता है सरकार की तरफ से। और जब केस शुरू होता है, मतलब ट्रायल शुरू होता है, बहस सुनवाई शुरू होती है, तो वो लड़की कहती है कि रेप किसने किया मैं नहीं जानती। तो ऐसी हालत में राज्य सरकार को चाहिए कि वो जो दिया गया मुआवजा है वो वापस ले लें। आपको बताएं कि इन दिनों ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी बहुत सक्रिय है और ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं आकाश बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनके खिलाफ ईडी जांच कर रहा है। वो हाईकोर्ट गए कि ईडी को रोका जाए जांच से। हाईकोर्ट ने कहा तुरंत जांच होनी चाहिए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और आज ही पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले को जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक ईडी कोई जांच नहीं कर सकता है। आपको इसके साथ एक दिलचस्प जानकारी दें कि अक्सर पहले भी होता रहा है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ईडी को कहा कि आप जांच कीजिए। उस जज ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो चाहे कर सकते हैं। क्या वह यह जमींदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि हम उनकी बात माने। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आज ज़्यादातर केसेस सुप्रीम कोर्ट में ही सुने गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात पहुंची और उन्होंने कहा कि भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ इस घृणास्पद भाषण भड़काऊ भाषण के मामले में प्राथमिकी दर्ज कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझिए कि वृंदा करात इस केस में उस दिन से लगी हुई है जिस दिन ये भाषण दिया गया था, भड़काऊ नारे दिए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने कहा इसमें FIR का हम आदेश नहीं दे सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, उसने कहा ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है कि इस पर FIR क्यों नहीं हो सकता है। आपको बताते चले, वो जज वही हैं, जस्टिस KM जोसेफ और BB नागरत्ना की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है। आपको बताएं कि अनुराग ठाकुर मंत्री भी हैं और उन्होंने जो भड़काऊ नारा दिया था वो यह था, देश के गद्दारों को गोली मारो ... आप समझ गए होंगे। इसके संबंध में जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की कि गद्दार मतलब देशद्रोही होता है और यहाँ गोली मारो कोई दवा की बात नहीं की जा रही है, ये बिल्कुल एक अलग नफरती अंदाज है। सुप्रीम कोर्ट ने आड़े में मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको 10 लाख का फाइन किया। फाइन किस लिए किया? क्योंकि निर्धारित जो पेड़ काटे जाने थे मेट्रो रेल के द्वारा, मेट्रो रेल ने 84 पेड़ ज़्यादा काटे। मेट्रो रेल ने निर्धारित जो तय सीमा किया गया था कि आप इतना ही पेड़ काटेंगे और इतना उसके एवज में लगाएंगे, मेट्रो रेल ने उसका पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप चीफ जस्टिस DY चंचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला ने मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के इस आचरण के लिए 10 लाख रुपए की राशि वन संरक्षक के पास जमा कराने का निर्देश दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज मनी लॉन्ड्रिंग, धन की हेरा फेरी के मामले में TMC प्रवक्ता और RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले को जमानत दी थी। साकेत गोखले जनवरी के महीने से गुजरात की जेल में हैं। पहले उनको गुजरात पुलिस फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करती है, जमानत मिल जाती है। जैसे ही जमानत मिलती है तो मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा केस लगा देती है। उस दिन से वो लगभग 108 दिन हो गए साकेत गोखले अब बहुत सारी ऐसी सूचनाओं को अपने सोशल मीडिया TV स्क्रीन पे देखते होंगे, तो दरअसल सूचना निकालने वाले साकेत गोखले ही हैं। पहले वो कांग्रेस में थे, अब TMC में हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और कहा इनको छोड़िए, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वहीं मुंबई की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया कि कोई भी ट्रायल यानी विचाराधीन कैदी की जेल में कोई उसके कपड़े उतार कर तलाशी आप नहीं ले सकते। उसके निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह बहुत ही अपमानजनक है कि किसी को आप नंगा करें। दरअसल यह याचिका 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट मामले में एक आरोपी अहमद कमल शेख ने मुंबई की एक अदालत में लगाया था कि हम जब भी जाते हैं अदालत से पेशगी के बाद तो हमें नंगा किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। यह सिर्फ एक याचिका नहीं थी, कई कैदियों ने आरोप लगाया था कि मुझे नंगा किया जाता है, अंडरवियर तक उतार दिए जाते हैं, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है। उसके बाद मुंबई की विशेष न्यायाधीश BD शेल्के ने कहा कि विचाराधीन बंदी को निर्वस्त्र कर तलाशी लेना उसके निजता के मौलिक अधिकार का हनन है और यह अपमानजनक भी है। इतना ही नहीं, अभियुक्तों के विरुद्ध गंदी भाषा का प्रयोग करना भी जो कैदी हैं उनको अपमानित करने वाला होता है। और जेल को कोर्ट ने कहा कि अगर आपको तलाशी लेनी है तो कोई स्कैनर लीजिए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लीजिए जिससे कपड़ा खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं हो, और नहीं है तो बिल्कुल आप तलाशी नहीं लीजिएगा। वहीं आपको बताएं कि प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या की गई। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी ने याचिका लगा के कहा है कि योगी सरकार में 183 इनकाउंटर हुए हैं जो लगभग फर्जी हैं और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट
के जज करे या कोई रिटायर्ड जज करे, उसको लेके एक याचिका लगाई गई है। देखिए कब सुनवाई होती है। आपको बताएं, इससे पहले खुद याचिका में कहा गया है कि इस तरह की हाईलाइटेड कार्रवाइयाँ लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है। इस तरह के काम, इस तरह के कृत्य अराजकता की स्थापना और पुलिस राज के प्रथम दृष्टया विकास है। कानून के तहत अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं एवं फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की बहुत निंदा की गई है। कल से आज तक दुनिया के लगभग 6 न्यूज़पेपर में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के तौर पे, मतलब न्याय से बाहर जाकर हत्या के द्वारा जो हत्या करवाई गई है, हेडलाइन बना है। तो आप समझिए कि सरकार की कितनी किरकिरी हो रही है। और बहुत उम्मीद है कि इसमें डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा और दूसरी इसके राजनीतिक जो परिणाम आने वाले हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी जा सकती है। क्योंकि जब पार्टी की इमेज खराब होगी, जब आपको हटाना होता है तो आला कमान कहता है पार्टी की इमेज खराब हो रही है, इसलिए आप पद से इस्तीफा दे दीजिए। सभी बचाव की मुद्रा में है। आरएसएस ने आज बयान जारी करके कहा है कि जो लड़कों ने मारा है उनका आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं है। मतलब इस पे कितनी किरकिरी हो रही है आप इससे समझ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी बच नहीं सकता है। पूछिए क्यों? उसकी वजह यह है कि 28 मार्च को इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जब अतीक अहमद ने गुहार लगाई थी कि उत्तर प्रदेश मुझे बार बार जो ले जाया जा रहा है, मेरी हत्या होगी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2023 को, मतलब इसी साल, अतीक अहमद की याचिका पे क्या कहा था आप डरिए नहीं, राज्य सरकार आपकी हिफाजत करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में ऐसी मशीनरी है जो आपकी हिफाजत करेगी। परिणाम क्या हुआ आपने खुद देखा। इससे कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद और अरशद जो भी लोग हैं अपराधी हैं या नहीं है। अभी कोर्ट का कोई भी फैसला भी नहीं आया है। किसी भी फैसले में अतीक अहमद और अरशद या उसके बेटे दोषी नहीं ठहराए गए। जाहिर सी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट को इनकी जान की रक्षा करनी थी, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई। पता नहीं किस तरीके से इस याचिका को सुनेगी, यह सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की सुरक्षा की याचिका पे यह भी कहा था कि आप हमारे यहाँ क्यों आते हैं, आप उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट चले जाइए, वो वहाँ अपनी बात कहिए, वो आपकी सुरक्षा का मामला तय करेंगे। और कितने दिनों के बाद ये हत्या हो गई? 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और हत्या हो जाती है। तो दाग तो सुप्रीम कोर्ट पर भी है। वहीं तमिलनाडु हाई कोर्ट ने एक प्राइवेट कॉलेज पर 5 लाख का फाइन लगाया है। किस बात के लिए लगाया है? प्राइवेट कॉलेज का नाम है अरुलमिगु कालासिलगम कॉलेज है, जो बीएड का कोर्स कराती है। सरकार की तरफ से इसको अफिलिएशन नहीं मिला था। 2021 में इसका अफिलिएशन खत्म हो गया था, बावजूद इसने 100 स्टूडेंट्स को दाखिला कर दिया। कोर्ट ने कहा आपने गलत किया है, ये पैसे उन बच्चों को लौटाइए, उनका कैरियर का नुकसान हुआ है। ये मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है। आज एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में बार बार ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका लगा रही थी कि रमज़ान का महीना है, वजू करने में दिक्कत होता है, इसलिए हमें वजू की इजाज़त दी जाए। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो तथाकथित जो शिवलिंग की बात कही जा रही थी, उसको विवाद को रोकते हुए वहाँ पे किसी को फटकने की इजाज़त नहीं दी थी। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो हमारा वजू खाना था, अब हम वजू कहाँ करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को आदेश दिया है कि इसका हल निकाल के आप 21 अप्रैल शुक्रवार के दिन हमें सूचित कीजिए कि इनका ये वजू कैसे करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक और मुकदमे की सुनवाई आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि पहले तो जितने हमारे पास अलग अलग उस पर जो दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, वो अलग अलग याचिका है, उसको याचिका को हम इकट्ठा
सबको करेंगे और तय करेंगे कि ये सारे याचिका को एक साथ सुने या नहीं सुने। आपको पता है कि इन दिनों जो जब से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ बने हैं, हवाबाजी कम हो गई है। ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही थी उसकी हवाबाजी कम हो गई है। और अब तो जज कह रहे हैं कि पहले तो इकट्ठा करेंगे उसके बाद सुनेंगे, तो तय मानिए अभी कोई सुनवाई नहीं होगी। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि आप जो सरकारी वकील नियुक्त कर रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, कहीं बहस में सुनवाई में ठहरते नहीं हैं, कोई योग्यता ही नहीं है। तो कोई अच्छे योग्यता देखकर आप सरकारी वकील की नियुक्ति की। यह मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल है कि क्या जो सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले वकील होते हैं उनकी कोई योग्यता जांची परखी नहीं जा रही है, वो क्या बहस करेंगे। जस्टिस दीपक अग्रवाल ने कहा कि क्या बहस करेंगे, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। जस्टिस अग्रवाल ने मध्य प्रदेश सरकार का नाम लिया कि सरकार कोई योग्य वकील को सरकारी वकील नहीं बना रही। मतलब आप समझिए कि मध्य प्रदेश में न्याय की हालत क्या है, इंसाफ की हालत क्या है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में एक और मामले की सुनवाई हुई कि जितने लोगों को फांसी की सज़ा मिली हुई है, राज्य सरकार उसकी दया याचिका मर्सी पिटीशन पे कोई फैसला क्यों नहीं कर रही है। अगर नहीं करेगी तो जितने अपराधियों को फांसी की सज़ा मिली है उनके अपराध को हम आजीवन कारावास में तब्दील कर देंगे। मतलब फांसी की सज़ा उनको नहीं होगी। और ऐसा हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की फांसी की सज़ा आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि बॉम्बे हाई कोर्ट ऐसे क्यों कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोग लापरवाह हैं, राज्य सरकारें लापरवाह हैं। और सभी राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी जल्दी हो जिनको फांसी की सज़ा हुई है उनकी दया याचिका पर आप फैसला लें। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम विद्वान अब्दुल नासिर को अपने होम स्टेट में रहने की इजाज़त दे दी। 1 महीने के लिए इजाज़त दे दी है कि आप अपने होम स्टेट में 1 महीने रह सकते हैं। उनको बेल मिला हुआ है। वो बेंगलोर में ब्लास्ट केस हुआ था 2008 में। आपको पता होगा कि 2008 में जो बेंगलोर में ब्लास्ट हुआ था तो 2008-9 ऐसा वक्त था। उसके बाद उस समय हिंदुस्तान में अलग अलग तौर पे ब्लास्ट हो रहे थे। उस ब्लास्ट के जितने भी आतंकवादी घटनाएं हो रही थी उसमें मुसलमान आबादी को ही चिन्हित करके सरकारों ने उठाया था। चाहे वो आपको पता है बाटला में इनकाउंटर भी उसी ज़माने में हुआ था, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसी तरीके से बेंगलोर में हुआ था। तो बेंगलोर ब्लास्ट में ये जो मुस्लिम विद्वान है अब्दुल नासिर, उनको पुलिस ने आरोपी बनाया था। अभी उनको जमानत मिली हुई है और जमानत में कहा गया है कि आप चाहे तो अपने राज्य में 1 महीने के लिए रह सकते हैं और कर्नाटक पुलिस अगर आपके साथ गई तो उसका खर्चा आपको उठाना होगा। ये भी एक अजीब सा मतलब सुप्रीम कोर्ट का समझ में नहीं आता है कि क्या बोल जाएगा, कुछ तय रहता नहीं है कि आपको जमानत दे रहे हैं, आपके बेल के खर्च आप जहाँ जाएंगे वो पैसे आप उठाएंगे। क्या ऐसा अधिकतर केसों में आप देखते हैं इस तरह का, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट को समझ में आता है। आधा इधर की बात करेगा, आधा उधर की बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।